क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है। हम लोग के शरीर में खाना जो खाते हैं वो टूट के क्या बनता है, एनर्जी बनता है, उसी को कहा जाता है श्वसन, ये रिस्पायरेशन। जैसे क्या है, आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग क्या किए, सांस लिए, ठीक, ये सांस कहाँ जाएगा, सांस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, और ये O2 चला जाता है कोशिका के पास। कहाँ जाएगा, कोशिका के पास जाएगा। और कोशिका के पास ना पहले से क्या रहता है, फूड रहता है, इसके पास क्या है, फूड। और ये जब ऑक्सीजन और फूड मिलता है, मतलब ऑक्सीजन और जब ग्लूकोज मिलेगा ना, तब वो ग्लूकोज टूटेगा, ऐसे ग्लूकोज नहीं टूटेगा। मतलब क्या कि आप सिर्फ खाना खाते जाओ, खाना खाते जाओ, अगर आप में रिस्पायरेशन मतलब कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है फूड के पास, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उससे कोई भी एनर्जी नहीं बनेगा। तो रिस्पायरेशन क्या किसको कहते हैं, डिफिनेशन देख लीजिए एक बार, कि भोजन के टूटने से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। किससे, कि जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसको तोड़ेगा कौन, उसको तोड़ेगा भैया ऑक्सीजन। उसको कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन तोड़ेगा। तो उसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, श्वसन और एक होता है श्वास, ये उसको कहते हैं ब्रीथिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम लोग जो सिर्फ सांस लिए फिर सांस छोड़े, तो ये क्या कहला, ये ब्रीथिंग, ये श्वास कहलाता है। और जो ये सांस लेके पूरा प्रक्रिया हो रहा है एनर्जी देने का, वो पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाएगा रिस्पायरेशन, ये श्वसन कहते हैं। भैया श्वसन का आवश्यकता क्यों है, हम लोग को, ये कोई भी एनिमल है उसको श्वसन का आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि भैया श्वसन के बिना तो एनर्जी बनेगा ही नहीं। जब एनर्जी नहीं बनेगा तो हम लोग को, हमको चलने में, दौड़ने में, हमारा पाचन, हमारा हार्ट बीट, चाहे कुछ सोच रहे हो, हर एक चीज क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, हर एक चीज हमारा रुक जाएगा। तो आवश्यकता क्यों है श्वसन का, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सोचने के लिए। हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो भैया एनर्जी भी किसके थ्रू मिलता है, इसी रिस्पायरेशन। खाना जो खा रहे हैं, खाना भैया क्या इंटरेस्टिंग चीज है, ये खाना क्यों खा रहे हैं, ताकि हमको उससे एनर्जी मिले। लेकिन क्या कि ये जो खाना है, इसको खाने के लिए पहले एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, पहले एनर्जी चाहिए, तब ये एनर्जी देगा। पहले बाद में एनर्जी देगा, पहले उसको जो एनर्जी बचा के आप रखें वो एनर्जी दीजिए। हम लोग का हार्ट बीट हो गया, दिल धड़कना हो गया, वो भी किसके थ्रू, इसी रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी मिलेगा, तब बनेगा। तो भैया क्या क्या चाहिए, चलने, दौड़ने, सोचने, पाचन और हार्ट बीट, इन सब के लिए श्वसन आवश्यक है, क्योंकि श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। बिना श्वसन का कोई भी ऊर्जा नहीं बनेगा। अब देखो श्वसन तो हम लोग समझ गए कि श्वसन क्या है, ये ऊर्जा को बना रहा है, फूड को तोड़ के ऊर्जा बनाता है। अब देखो श्वसन का भी प्रकार होता है। श्वसन का दो प्रकार है, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायवीय श्वसन, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भैया यहाँ पे नाम से ही खत्म हो जा रहा है, एरोबिक। एरोबिक मतलब एयर, एरो मतलब एयर, जैसे एरोप्लेन होता है ना, तो वही एरो का मतलब होता है एयर। तब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में श्वसन होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज टूटता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एनर्जी बनेगा, तो उसको कहेंगे वायवीय श्वसन। समझे, एरोबिक मतलब क्या हुआ, एरो मतलब एयर, नाम से याद रखो, एरो मतलब एयर। तो जब एयर के प्रेजेंट मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी बनता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है, उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। इसका इक्वेशन आप याद रखिएगा, इक्वेशन क्या होता है कि ग्लूकोज था भैया, हम ग्लूकोज क्या है, ये जो हम लोग खाना खाए हैं वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज से कौन मिला, ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन से जब ये मिला तो ये क्या बना देगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, और साथ ही साथ ये एनर्जी को भी बनाता है। कौन, वायवीय श्वसन में। इसमें जो है ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, बिना ऑक्सीजन का ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या कि इसमें ग्लूकोज का जो है ना पूर्ण अपघटन होगा, मतलब जितना आपके बॉडी में ग्लूकोज है सबको चूर करके, सबसे
ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके सबसे एनर्जी निकाल देगा, जितना एनर्जी बन सकता है मैक्सिमम ये बना देगा। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। अब इतना तो समझ में है, लेकिन भैया कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा कि एक ग्लूकोज के बदले सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज के बदले 36 एटीपी ये बनाता है, 36 ऊर्जा बनाता है, या 36 करेंसी बनाएगा ऊर्जा का। कोई दिक्कत? कितना? एक ग्लूकोज के बदले 36, सोचो कितना सारा एनर्जी बना के दे रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन में। अब दूसरा है अवायवीय श्वसन, ये फिर इंग्लिश में कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एन मतलब विदाउट, एन का मतलब क्या हुआ? विदाउट, मतलब कि एयर के बिना, किसके बिना? हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना ये ऊर्जा को बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तो ये कहलाएगा अवायवीय श्वसन। जैसे क्या कि ये जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, तो भैया जब ग्लूकोज है, ये जो रहा ग्लूकोज, ठीक, इसके साथ सब कुछ मिलेगा नहीं, ना ऑक्सीजन मिलना है ना कुछ और मिलना है, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा कि मान लो ईस्ट में, इसमें अलग अलग में होता है, ईस्ट में हम लोग आदमी के मांसपेशी में या अलग अलग जानवर में अलग होता है, तो हम अभी ईस्ट का बात कर रहे हैं। जैसे ईस्ट में क्या है, ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज टूट के ना अल्कोहल बनाएगा, CO2 बनाएगा, और साथ साथ एनर्जी बनाता है। वही अगर आदमी की बात करें कि उसके आदमी में मांसपेशियों में बनता है, कब बनता है? मान लो एक्सेस हम लोग क्या गए, एक्सरसाइज कर ली या फिर बहुत ज्यादा काम कर लिए, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ये कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो हमारा बॉडी क्या करता है कि वो ना एनएरोबिक रिस्पायरेशन करके उस समय तुम्हारे बॉडी का ऑक्सीजन पूर्ति कर देगा। तो उस समय क्या बनेगा कि मांसपेशियों में ना लैक्टिक एसिड बन जाता है, और साथ साथ CO2 और एनर्जी बनता है। तो बॉडी में जो दर्द हो रहा है वो किस कारण से होता है? इसी लैक्टिक एसिड के कारण से बॉडी में दर्द होता है। भैया एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो है ग्लूकोज का पूरी तरह से अपघटन नहीं होगा, ग्लूकोज का पूरी तरह से ये क्या टूटेगा नहीं, ये पूरी तरह से ऊर्जा को नहीं देता है, लेकिन क्या कम मात्रा में, ये फास्ट होता है लेकिन ये कम मात्रा में देगा एनर्जी। तो भैया ये एक ग्लूकोज के बदले कितना देगा? सिर्फ 2 एटीपी। एक ग्लूकोज के बदले कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी देता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस होगा कहाँ? अवायवीय श्वसन का सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे आगे। अभी हम फिलहाल बात करते हैं ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, कि ब्रीथिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूज कर जाता है कि आखिर रिस्पायरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। हिंदी में बात करें तो श्वसन और श्वास कहते हैं। एक क्या है? श्वसन है, और दूसरा जो है श्वास है। इन दोनों में क्या अंतर है उसको बताना है। तो भैया श्वसन तो अभी हम लोग पढ़े कि जो फूड को तोड़ के एनर्जी बनाता है उसको कहते हैं श्वसन। और ब्रीथिंग क्या होगा? ब्रीथिंग कहेंगे जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बस इतना सा प्रोसेस। जैसे ये सांस लिया और सांस छोड़े, तो ये क्या कहलाया? ब्रीथिंग कहलाया। और श्वसन क्या होगा कि सांस लिए कहाँ गया? लंग्स में गया, लंग्स में रहता है एल्वोलाई, क्या रहता है? एल्वोलाई। वो उसको एब्जॉर्ब खींचता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के वो ब्लड में भेजेगा। ब्लड से कहाँ चला जाएगा? कोशिका के पास। कोशिका से वो क्या होता है, जो वहां जाके ग्लूकोज से मिल जाएगा और वह एनर्जी को बनाता है। और ये जो श्वास है ये एनर्जी को नहीं बनाता है। मानव में श्वसन की, मानव जो है ये सांस लेता कैसे, इसके पास कौन सा अंग है? तो जिस अंग के थ्रू क्या होता है सांस ले रहा है आदमी, उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। जैसे क्या कि नॉस्ट्रिल हो गया, ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गया, तो ये सब पार्ट किसका है? श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। भैया हम लोग देखते हैं कि मुख्य अंग कौन कौन सा है श्वसन का। जैसे कि क्या है मुख्य अंग? नासा छिद्र, नोस्ट्रिल कहा जाता है, नसिका गुहा, श्वास नली, ब्रोंकाई, फेफड़ा, वायु कोष्ठ और डायाफ्राम। ये क्या है? इसका मेन पार्ट है। इसको हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं।
ये वाला जो है ये क्या कहलाता है, नॉस्ट्रिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रिल कहलाता। मतलब कि जैसे कि ये वाला जब देख रहे हैं आप लोग छिद्र आदमी का, तो ये क्या है, इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। भैया नॉस्ट्रिल से जब नीचे आओगे तो ये वाला जो, इसको कहते हैं लेरिंग्स। क्या कहा जाएगा इसको, लेयरिंग्स कहते हैं भैया। और लेयरिंग्स क्या करता है, ये एक वॉइस बॉक्स है, ये आवाज बनाने का काम करेगा। कौन करता है, ये लेयरिंग्स करेगा। भैया लेयरिंग्स के नीचे आओगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ, तो इसको कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहा जाता है इसको, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद यहाँ जो डिवाइड हुआ है, ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये पहले एक था, अब यहाँ पे आके दो रास्ता बन गया है। तो ये जो डिवाइड हुआ इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहेंगे भैया, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और अंदर में ये फिर जाके बहुत सारे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे इसको, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे भैया हम लोग। और नीचे ऐसे दिख रहा है ये वाला, ऐसे ये है, क्या है, एक गुंबद लग स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। जैसे कि नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और ये है लंग्स। इन सबको हम अभी डिटेल में एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहला क्या था, नॉस्ट्रिल या फिर नासा छिद्र। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला पोर्शन, मतलब आदमी का ये वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं नासा छिद्र, ये नॉस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल है, वायु को अंदर ले जाते हैं। जब वायु को अंदर ले जाते हैं तो इसी नॉस्ट्रिल के अंदर जो धूल कण है उसको रोक लेता है। रोकने के लिए क्या रहता है भैया इसके पास, धूल कण को रोकने के लिए हमारे नाक के अंदर बाल होता है, और उसके साथ साथ म्यूकस भी होगा। तो जितना भी एयर में क्या है पार्टिकल्स था, कौन सा पार्टिकल्स, जो कण था, धूल का कण था, उनको रोकने का काम करता है हेयर और म्यूकस। इसका काम और क्या है कि वायु को गर्म, जैसे कि ठंडा, मान लो ठंडा का मौसम है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा नाक क्या करेगा, उसको गर्म करने का काम करेगा, तब वो अंदर भेजेगा। वही गर्म, अगर गर्म हवा आ रहा है तो उसको ठंडा करने का काम करेगा। ये किसका काम था, नासा जो है, नासा छिद्र जो है उसका काम है। भैया इससे आगे अगर जाओगे तो अगला क्या है, नसिका गुहा। कहाँ पे, ये वाला क्या कहलाएगा, नसिका गुहा। क्या कहते हैं इसको, नसिका गुहा का। इसका क्या काम है, ये वायु को आगे लेके जाएगा। क्या करता है, ये वायु को आगे लेके कहाँ जाएगा, लेयरिंग्स के पास। लेयरिंग से होते हुए चला जाएगा ट्रेकिया में। ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रेकिया है। और ट्रेकिया जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। भैया जब कार्टिलेज का बना हुआ है ना, इस पे लगभग 16 कार्टिलेज रिंग होता है। और रिंग कैसा होता है, सब सी आकार का, पूरा पूरा रिंग नहीं रहेगा, सब कैसा रहेगा, सी आकार का रहता है। मतलब आधा, पूरा सर्कुलर नहीं होगा। जैसे क्या, ये पूरा सर्कुलर है तो आधा क्या, ये सी आकार का हुआ ना, तो ये क्या रहता है, सी आकार का। लगभग 16 से 20 कार्टिलेज रहता है। कहाँ पे, इस ट्रेकिया में। और इसी ट्रेकिया से हवा आगे जाएगा। आगे कहाँ, ब्रोंकाई के पास, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल मतलब लंग्स में जाएगा। तो ट्रेकिया को जैसे देखे हम लोग, इसमें क्या है, बहुत सारे कार्टिलेज है जो सी आकार का है। भैया ये कार्टिलेज क्यों दिया गया है, ताकि जब हमारा ये ट्रेकिया खाली रहे, भरा हुआ रहे, जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे ये कोलैप्स ना हो, मतलब ये टूटे नहीं, फटे नहीं, चिपके नहीं। इसीलिए इसमें क्या दिया हुआ रहता है, कार्टिलेजस रिंग रहता है। जब देखो एयर कार्टिलेजस रिंग के पास आया तो आगे अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो गया। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अब दो पार्ट में ऐसे डिवाइड, जैसे ट्रेकिया ये एक है, इससे क्या हुआ, दो पार्ट में ऐसे अब बढ़ गया। ये दोनों जो पार्ट बटा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसको कह देंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये हवा को आगे लेके जाता है, किसके पास, ब्रोंक्यूल्स के पास। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। भैया ब्रोंक्यूल्स क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स में कुछ करता नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद रहता है एल्वोलाई। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, गोल 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 गोल, ये बहुत सारा संख्या में रहता है, इसको कहते हैं एल्वोलाई। हम लोग एल्वोलाई का एक डायग्राम बना देते हैं। ये रहा आपका ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से कुछ इस तरह से रहता है, जैसे अंगूर का रहता है ना, उसी तरह से रहता है एल्वोलाई।
तो ये एल्वोलाई क्या करेगा कि लंग्स में जो एयर आया है उस एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको खींचने का काम करता है। क्यों, क्या जरूरत है खींचने का? भैया वो जो ऑक्सीजन को खींच रहा है ये एल्वोलाई, उसको खींच के क्या करेगा, ब्लड को देगा। जब ब्लड को ये दिया तो ब्लड कहाँ लेके जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में लेके जाता है। ब्लड के पास भैया क्या रहता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसके पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन। मतलब क्या हुआ कि ये जो एल्वोलाई है सारा का सारा काम इसी का है, ये ऑक्सीजन को पकड़ के बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल तक ले जाता है। तो यह अब यहाँ क्या था कि बहुत सारा पार्ट में बढ़ गया, इसको क्या बोले, एल्वोलाई बोल दिए, ठीक। और इसके नीचे रहता है डायाफ्राम। क्या रहता है, डायाफ्राम रहता है, ये मसल्स का बना हुआ है। अब देख हम लोग दो चीज करते हैं, एक क्या सांस लेते हैं, थोड़ा सांस छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में ये डायाफ्राम क्या होगा, ये फेफड़ा जो है ये क्या होता है, ये ट्रेकिया क्या होता है। देखो जैसे कि हम लोग सांस लिए तो क्या कहलाया, इसको कहते हैं इनहेलेशन। सांस लेना क्या कहलाया, इनहेलेशन कहलाया। भैया जब इनहेल करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी में ये जो पसली है ये ऊपर की ओर उठता है, और जो डायाफ्राम है, ये जो डायाफ्राम दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये सिकुड़ जाएगा। क्या होगा कि आपका पसली ऊपर आ गया और डायाफ्राम सिकुड़ गया, और जो आपका ये जो रिब्स है ये क्या होता है, फैल जाता है। क्या होगा, फैल, जैसे क्या, तो ये वाला पोर्शन ऊंचा हो गया, और यहाँ पे डायाफ्राम रहता है, डायाफ्राम क्या सिकुड़ जाता है। ये हुआ इनहेलेशन। इसी तरह से है एक्सेलेशन, या फिर सांस छोड़ना कहलाता है उसको। तो जब सांस छोड़ेंगे कि जो पसली ऊपर गया था क्या वो फिर से दोबारा नीचे आ जाएगा। सिंपल है कि जो ऊपर गया था अब वो अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। दूसरा जो डायाफ्राम सिकुड़ गया था फिर से ये अपने ओरिजिनल मोड में आएगा, और जो वक्ष गुहा जो फैल गया था फिर से ये अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। तो ये था सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट की तरह समझो कि एयर कैसे बॉडी तक आया, कैसे सेल तक आया, तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि पहले कहाँ आया, हमारे नोज तक आया। नोज से कहाँ आएगा, ये आ जाएगा ट्रेकिया के पास। कहाँ आया, ट्रेकिया। ट्रेकिया से लंग्स के पास गया, और लंग्स से भैया यहाँ पे पाया जाता है एल्वोलाई। क्या रहता है, एल्वोलाई रहता है। और इसी एल्वोलाई से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, या कहाँ जाएगा, अब ब्लड में चला जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ब्लड के पास गया, और ब्लड से भैया चला जाएगा ये सेल के पास, कोशिका के पास, जहाँ पे क्या है, फूड उसका इंतजार कर रहा है, उस फूड से जाके ये मिलेगा। और मिलने के बाद वो क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है।